भारत में कानून का शासन है, यानी कि विधि का शासन है। और विधि के शासन को लागू करने के लिए देश में विधायिका और कार्यपालिका के अलावा न्यायपालिका भी है। और इस न्यायपालिका के पास बहुत सारी शक्ति है जिससे वह विधि का शासन लागू कर सके। अगर न्यायपालिका के पास बहुत सारी शक्ति है तो न्यायपालिका के न्यायाधीशों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं और उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। और अगर उन सीमाओं को वो लांघते हैं तो इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है कि उन्हें उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी कि वो किसी राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक पे यानी कि आज के सेशन में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ इतिहास में कुछ उदाहरण हैं या नहीं है, एक एक करके विस्तार से हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले देखने के पहले हम देखते हैं कि आज हमारे चर्चा के विषय क्या होने वाले हैं, बिंदु क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है और खबर को जानने के बाद हम ये समझेंगे कि संविधान में न्यायाधीश के लिए महाभियोग का आखिर आधार है क्या और महाभियोग का जो वह आधार है वह आधार कैसे तय होगा कि वह आधार सही है या गलत है। तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया चलेगी और उसी प्रक्रिया में एक जांच समिति होगी। वो पूरा प्रस्ताव कैसे आएगा, फिर आगे चल के उसके लिए मतदान होंगे सदन में, तो वो कैसे होंगे और कैसे निर्धारण होगा कि अंतिम फैसला हो सकता है, उसके लिए अंतिम रूप से कौन व्यक्ति फैसला लेने वाला होगा। फिर उसके बाद हम यह भी देखेंगे क्या इतिहास में कभी ऐसा पहले हुआ है, अगर हुआ है तो कहां तक हुआ है, कितना हुआ है, अगर पूरी तरह से हो चुका है तो वह क्या था। या फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर यह जो पूरा का पूरा मामला है महाभियोग का, इसको हम भविष्य में किस तरह से देखें, आने वाले समय में किस तरह से देखें या किस नजर से देखें, कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, या इसमें क्या समस्या है। अब आगे फिर बाद में एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर वाली क्लासेस अब नोएडा सेक्टर 15 में होंगी, यानी कि यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा सेक्टर 15 होगा। तो नोएडा सेक्टर 15 में आईएसजीएस फाउंडेशन का कोर्स शुरू हो चुका है और हिंदी माध्यम के लिए एडमिशन तो शुरू है ही, अंग्रेजी माध्यम के लिए 12 दिसंबर शाम 6 बजे से बैच की शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए भी एडमिशन चालू है। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आपके पास ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो दृष्टि के अन्य सेंटर हैं, जैसे कि प्रयागराज सेंटर है, वहां पर भी हिंदी माध्यम के लिए जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू होने वाला है 2 जनवरी 2025 से। तो जो भी विद्यार्थी प्रयागराज से तैयारी करना चाहते हैं वो सेंटर में जाके जानकारी ले सकते हैं, शाम 6 बजे का बैच है। उसके अलावा लखनऊ में भी हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन का बैच 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आप अगर जानकारी चाहते हैं तो या तो सेंटर चले जाएं या तो एक नंबर है 8750187501, इस पर डायल भी कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं हमारी खबर में। तो आखिर खबर है क्या कि देखिए, हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें किस प्रकार से महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, उसकी प्रोसेस क्या है और पास्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ है, इससे जुड़ी हुई एक खबर थी। चूंकि अभी यह चर्चा में है, लगातार चर्चा में है, तो हमें जानना जरूरी है कि चर्चा में है क्यों। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश हैं शेखर कुमार यादव। एक कार्यक्रम में उनके द्वारा एक भाषण में कुछ ऐसी बातें कही गई जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया और विवाद ऐसा हुआ कि देश के न्यायाधीश ऐसा नहीं बोल सकते हैं, उन्हें ऐसे विवादित बयान नहीं देने चाहिए थे, जो देश की भावना है उसके आधार पर ये नहीं है। अलग अलग प्रकार की बातें मीडिया में फैल रही थी। और उसके बाद अभी हाल में खबर ये आई कि जो विपक्षी दल हैं देश में, उन्होंने इनके खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास करने की शुरुआत कर दी है। तो इसकी पूरी तैयारी हो गई है, आगे चल के शायद प्रोसेस देखने को मिल जाए। अब चूंकि महाभियोग चलाया जाएगा उसके लिए पहले प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी, अगर वह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तब पूरी की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि आखिर ये महाभियोग का प्रस्ताव जज को हटाने के लिए, चाहे हाईकोर्ट के जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उन सब के लिए क्या है हम विस्तार से समझ सकें। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान में न्यायाधीश के लिए महाभियोग का आधार क्या बताया गया है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 का खंड 4, अनुच्छेद 124 के खंड 4 में साफ साफ बताया गया है कि जो सिद्ध कदाचार हो सकता है और अक्षमता हो सकती है, यही दो आधार हैं। सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होगा कि न्यायाधीश कोई एक ऐसा आचरण करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो कि न्यायपालिका की गरिमा का उल्लंघन करता है। या फिर अक्षमता, अक्षमता का मतलब क्या है कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम ही ना हो
कि जो उनके पास जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन कर सकें। तो दो ही इनके पास आधार है, एक है सिद्ध कदाचार, एक अक्षमता। इसका उल्लेख हमें 124(4) में मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट के लिए आधार बनता है 218। हालांकि 218 में भी जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रावधान है वही हाई कोर्ट के लिए लागू होता है। अब बात आ जाती है आधार के बाद कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह शुरू कहां से होती है। शुरू होती है एक प्रस्ताव के साथ में। वो प्रस्ताव लेकर कौन आएगा? अब प्रस्ताव जो आएगा वो सदन में आएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव लाया जा रहा है वह लोकसभा में लाया जा रहा है, तो लोकसभा में महाभियोग के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक याचिका देनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष को। अब अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कम से कम 50 जो सांसद होंगे राज्यसभा के, उनके हस्ताक्षर के साथ जो प्रस्ताव की याचिका होगी वो देनी होगी सभापति को, जो राज्यसभा के सभापति होंगे। और उसके बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी किसी भी एक जगह पर जहां भी प्रोसेस शुरू हुई थी वहां पर अगर स्वीकार कर लिया जाता है प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, तो उसके बाद की प्रक्रिया में समिति का गठन होगा। वो समिति किस प्रकार की होगी? जांच समिति होगी। समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। वो 3 सदस्य कौन हो सकते हैं इसका भी निर्धारण कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखें तो या तो मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है। अगर मामला मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है तो मुख्य न्यायाधीश इस समिति में होंगे नहीं, फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई और न्यायाधीश होगा। अगर मामला किसी भी न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है तो संभावना है कि मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं उस समिति में, यहां पे इसीलिए या लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा सदस्य जो होगा वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, और उच्च न्यायालय से यहां संबंध है कि भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें से किसी भी हाई कोर्ट से कोई भी एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और तीसरी की बात करें तो एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा, जिसे विधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो विधि से संबंधित कोई स्कॉलर होगा उसे शामिल किया जाएगा। तो 3 सदस्य जब ये तैयार होंगे और इससे एक जांच समिति बनेगी तो ये पूरा जो आरोप है उन आरोपों को समझेगी और उन आरोपों को समझने के आधार पर जांच करेगी, गवाहों को सुनेगी, और सारी जांच के बाद अगर इसे लगता है कि जो आरोप है निराधार है और जो 2 आधार बताए गए थे वो आधार फिट नहीं बैठते हैं, यानी कि इन्हें इनके पद से हटाए जाने की जरूरत नहीं है, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस समिति को लगता है कि ये जो आधार बनते हैं 2 आधार, उनमें से कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इन्हें हटाया जा सकता है उनके आधार पर, तो फिर वह रिपोर्ट अपनी सौंपेगी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जहां से भी वह समिति का गठन किया गया है। और हालांकि जब वह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी किसी भी सदन में, तो रिपोर्ट सौंपने के बाद दोनों ही सदनों से प्रस्ताव को मतदान के साथ मंजूरी मिलनी आवश्यक है। हालांकि जो भी जज होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उससे अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन यहां पे बात यह आती है कि जैसे मान लीजिए कि मामला जब मतदान के लिए पहुंचेगा तो दोनों सदनों में, जैसे मान लीजिए रिपोर्ट गई है लोकसभा में, तो लोकसभा में पहले वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उसके साथ साथ फिर बाद में राज्यसभा में भी पारित होगा। और मामला अगर राज्यसभा से शुरू हुआ था तो राज्यसभा में पहले समिति की रिपोर्ट जाएगी और फिर वहां से प्रस्ताव पारित होते हुए लोकसभा में जाएगा, फिर वहां से भी पारित होना जरूरी है। तो दोनों ही जगहों से जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और पारित होने के लिए मतदान कितना चाहिए? देखिए 2/3। पहली बात तो यह है कि जो भी कुल सदस्यता है, जैसे मान लीजिए कि सदन में जितने भी सदस्य हैं, उदाहरण के लिए हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 500 है तो 251 मत होने चाहिए, यानी कुल सदस्यता जितनी भी है सदन की उसका 50% से ज्यादा तो वोट पड़ना चाहिए उस प्रस्ताव के पक्ष में। दूसरी बात, जो मतदान देने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं उसका 2/3 सदस्य मतदान करने वाले हों। जैसे मान लीजिए कि 400 लोग, 500 की जगह 400 ही उपस्थित हुए हैं, तो 400 का जो 2/3 होता है, कम से कम उतनी संख्या भी होनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तो मोटा मोटा अगर हम दूसरी वाली कंडीशन को देख लें, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे देखें 450 लोग आए हैं, अब 450 का 2/3 कितना होगा आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाएं। तो यहां पे आप देखेंगे 300 लोगों का अगर वोट मिल जाता है तो 2/3 हो गया है 400 लोगों में। और दूसरी तरफ ये 50% यानी कि 250 से ज्यादा है, तो यानी कि कंडीशन पूरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया है और
जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसके साथ ही वह जज अपने पद से नहीं हट जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा जिसमें वह अपनी अंतिम मुहर लगाते हुए कहेगा कि वह जो जज है अपने पद से अब हटाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे देख लेते हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का एक अवलोकन कर लेते हैं। शुरुआत कहां से हुई? हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें शुरुआत होती है प्रस्ताव से। तो अगर लोकसभा में जाना है तो 100 सदस्यों की हस्ताक्षर चाहिए, और अगर राज्यसभा में जाना है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। और उसके बाद अगर उस याचिका को लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो एक जांच समिति का गठन होता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश या किसी भी हाईकोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक विधि का जानकार। इन 3 सदस्यों ने अगर रिपोर्ट में यह कह दिया है कि ऐसा लगता है कि इन्हें अपने पद से हटाया जाना चाहिए, तो वह रिपोर्ट जाएगी किसी भी सदन में जहां से वह समिति बनी है, और उसके बाद दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके आधार पर यह तय होगा कि उसे उस पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे और आदेश जारी कर देंगे। अब यहां पे ये बात स्पष्ट हो जाती है, जब आपने समझ लिया है क्या पूरी प्रक्रिया है, तो हम यह समझ लेते हैं क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है। यहां पे पहले कैसे हुआ है? दरअसल जस्टिस वी रामास्वामी 1993 का एक मामला है और एक मामला है जस्टिस सौमित्र सेन। 2 ऐसे मामले, देखिए 6 बार ऐसा प्रयास किया गया महाभियोग का, जिसमें से 2 बार ऐसा हुआ है कि जो जांच समिति थी उसे लगा है कि इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। ये हम जो 2 मामले रामास्वामी और सौमित्र सेन के देखते हैं। लेकिन उसमें होता यह है कि अंतिम रूप से जितने मत की आवश्यकता थी या पूरे प्रोसेस को समाप्त करने की जहां तक जाने की आवश्यकता थी, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कोई भी अपने पद से अभी तक जज हटा नहीं है। 6 बार मामला सामने आता है, 2 बार जांच समिति को लगता भी है, लेकिन अभी तक पद से कोई नहीं हटा है। इसके अलावा देखें तो एस.के. गंगले हैं, यौन उत्पीड़न का आरोप इन पर लगा था, लेकिन जांच समिति ने इस आरोप को खारिज कर दिया था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, यहां पर भी क्या हुआ था? प्रस्ताव खारिज हो गया था। जस्टिस सी.बी. नागार्जुन, दलित न्यायाधीश के उत्पीड़न और वित्तीय कदाचार का आरोप इन पर लगा था, और सांसदों ने जिन्होंने प्रस्ताव दिया था उन्होंने ही अपने नाम वापस ले लिया। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा 2018 नवीनतम जो मामला देखने को मिला था, यहां पर भी प्रारंभिक चरण में ही जो प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया गया था। तो इतिहास में ऐसा प्रयास तो हुआ है, लेकिन यह प्रयास कभी भी सफल नहीं हुआ है। तो यहां पे समझने वाली बात दरअसल ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए तो बहुत जरूरी है ही। इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया मौजूद तो है कि कभी भी जरूरत पड़े न्यायाधीश को हटाने की, अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जो नहीं करना चाहिए और जो 2 आधार हैं, सख्त आधार हैं। लेकिन इतना भी आसान ना हो जाए कि कोई भी उसको हटा दे, यानी कि राजनीति की वजह से, राजनीतिक क्रियाकलाप की वजह से किसी को तुरंत हटा ना दिया जाए या आसानी से हटा ना दिया जाए। इसीलिए महाभियोग की प्रक्रिया को थोड़ा जटिल और गंभीर भी रखा गया है, और ये मानदंड आवश्यक भी पड़ते हैं, इनकी आवश्यकता भी पड़ती है बीच बीच में। और साथ में यह भी देखा जाता है कि देखिए, न्यायपालिका में अगर न्यायाधीश को हटाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा तो फिर यह भी हो सकता है कि ऐसे में न्यायपालिका के लोग दबाव में आ जाएं और दबाव में आकर सरकार के अनुसार काम करने लग जाएं, तो वो दबाव भी उन पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, इसका एक राजनीतिक भी रंग देखने को मिलता है, जब यह दिखाई देता है जिसके पास बहुमत होगा वही यह पूरी प्रक्रिया समाप्त कर सकता है। यानी कि अगर बहुमत किसी के पास नहीं है तो वह कितना भी चाह ले, वह इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटा सकता है। अब यहां पर जो कुछ कमियां हैं, उन कमियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार में जो चाहे न्यायपालिका है चाहे विधायिका है, हम देश में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों की जिम्मेदारी हम मान सकते हैं कि इस पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास इनके माध्यम से किया जाए। एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो इस टॉपिक पर आपकी समझ को और बेहतर करेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के आधारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है 114(4), बी है 214(4), सी है 218 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद उसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करके जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।